जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या होता है मूल संरचना वो जानेंगे, और इसका क्या महत्व है वो भी हम लोग जानेंगे, और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये हमारे संविधान में आया, क्या बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमारे संविधान में की गई है या नहीं की गई। ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके हमारे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस तरह के क्वेश्चन उस एग्जाम में बन सकते हैं, ये सब चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपने इस लेक्चर को और समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। देखिए, जो हमारा मूल संविधान बना था, ठीक है, तो उसमें कहीं भी किसी भी तरह के बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई थी। अगर आज देखा जाए तो कई सारे प्रोविजन है, कई सारे प्रावधान है, ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन जब जो मूल संविधान था उसमें कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, बल्कि आज भी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो नो, इट्स नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। तो भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट आया कहाँ से, कहाँ से ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में इतना फॉलो किया जाने लगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 1991 से ही। जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तो उसके 1 साल के बाद से ही मतलब कई सारे केसेस होते हैं, ठीक है, कई सारे अमेंडमेंट होते हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ता है कि क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो उसमें बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कई सारे केस होते हैं, उसमें धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होकर के एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का एक जो चिड़िया है वो हमारे संविधान में वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर और कैसे इसका महत्व इतना है हमारे संविधान में। ये सब चीज भी हम लोग जानेंगे। देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन जुडिशरी that certain core principle and feature of the constitution are inviolable and cannot be amended or altered by the parliament। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे इंडियन जुडिशरी के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसका महत्व क्या है कि जो कोर प्रिंसिपल है, जो फीचर्स है, जो कोर वैल्यू है, ठीक है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक, अगर आप उसको बदल रहे हैं तो ये इसको क्या इनवॉयलेबल माना जाएगा, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा, और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये किसने कहा था, ये जुडिशियरी ने कहा था कि कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ कोर वैल्यू है, कुछ कोर प्रिंसिपल हैं जिनको आप नहीं बदल सकते हैं संविधान संशोधन करके, या फिर किसी भी तरह से आप उनको नहीं बदल सकते हैं। ठीक, देखिए, एज पर दिस डॉक्ट्रिन एनी अमेंडमेंट दैट सीक्स टू अल्टर और एबॉलिश दिस बेसिक फीचर्स इज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, जो इनका जो बेसिक फीचर्स है उसको आप बदल रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको खत्म कर दे रहे हैं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाएगा। Thus, this doctrine act as a safeguard against arbitrary or radical challenges to the constitution। और ये क्या है, एक तरह से सेफ गार्ड है। मन अब कोई मन मर्जी कानून बना करके कुछ कुछ रेगुलर कुछ चेंज कर दे रहे हैं, उस उसके लिए क्या है, एक तरह से सेफ गार्ड है, यानी कि जो कोर वैल्यू है, कोर प्रिंसिपल है, उसमें आप कोई भी मन मर्जी अपने मन से कानून बना करके उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे हुई। ठीक, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, अगर आप उन केसेस को बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उससे पता चलेगा कैसे केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें अपने जजमेंट दिए हैं, फिर अगले केस में उसमें बदलाव करके फिर उसमें कुछ दूसरा जजमेंट दिया। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ 3-4 केसेस हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल केस, ये सारे केसेस में ना ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये उभर कर सामने आया। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे इन केसेस को। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंकरी प्रसाद केस किस मतलब संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो आपको आंसर देना होगा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे शंकरी प्रसाद हो गया, गोलोकनाथ हो गया, किसी और का नाम दे दिया रहेगा, उसमें से आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, the doctrine of basic structure of Indian Constitution is not expressly provided for in the Constitution, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज एक्चुअली a judicial doctrine which has evolved through a series of judgment of the Supreme Court on cases related to the amending power of the parliament। ठीक है, अब देखिए,
1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? जो जमींदारी प्रथा प्रथा वगैरह थी, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। और उसमें क्या प्रावधान था कि जो भी जिसके पास बहुत सारी जमीन है, उसको उनसे जमीन लेकर के, जिसके पास जमीन नहीं है, जो गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको देने की बात की गई थी। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। ठीक, उसी में क्या हुआ था, बहुत सारे जो जमींदार वगैरह थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, हाई कोर्ट में जाने लगे कि भाई, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आप कैसे हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार उसका तो आप हनन कर रहे हैं। ठीक, उसी को लेकर के 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस है ना, ये केस हुआ था। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और ये 1951 की बात है, जब पहला संविधान संशोधन किया गया था, जमींदारी प्रथा को हटाया गया था। ठीक है, तो उसी समय की ये बात है। ठीक है, चलिए देखेंगे कि शंकरी प्रसाद केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए, इन दिस case the Supreme Court ruled that the law in Article 30 include only ordinary law and not Constitutional Amendment Act. Thus, the Parliament can take or abridge any of the fundamental right by enacting a constitutional amendment. देखिए, इसमें क्या कहा गया था कि आप हमारा फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको आप कैसे वोलेट कर सकते हैं? यानी कि आप हमसे हमारी संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया था, सरकार ने एक कानून बनाकर जो फंडामेंटल राइट है आपका आपका संपत्ति का, उसको ही हटा दिया। ठीक, तो फिर ये शंकरी प्रसाद का जो केस हुआ, उसमें ये कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है ना, ठीक है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया है। ठीक, और वो क्या है, वो लॉ के अंदर नहीं आता है। तो देखिए, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, वो किसी लॉ के द्वारा वोलेट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये लॉ के कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए आप पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीन सकती है, खत्म कर सकती है। ये 1951 में शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। फिर उसके बाद सरकार ने, पार्लियामेंट ने कई सारे कानून बनाए, और कई सारे लोगों की संपत्ति सरकार लेने लगी, और जो गरीब वगैरह थे उनको देने लगी। ठीक है, फिर आता है गोलोकनाथ केस 1967 में। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है गोलोकनाथ केस का। चलिए उसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, in this case, the Supreme Court reversed its earlier stand and held that the term law in Article 30 also includes Constitutional Amendment Act, and the Parliament cannot take away or abridge a fundamental right through a constitutional amendment. देखिए, गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो लॉ है ना, लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। यानी कि शंकरी प्रसाद में क्या कहा था कि लॉ जो वर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शामिल नहीं करते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है, लॉ अलग है, दोनों एक नहीं है। वो लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। लेकिन गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, लॉ के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हैं, तो उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर किया किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि लॉ के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी शामिल करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, इससे सरकार के पावर छीन जाती है, सरकार की शक्ति कम हो जाती है कि वो कोई कोई कानून बनाए और लोगों को जमीन वगैरह दे। मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने की शक्ति जो होती है सरकार की, वो खत्म कर दी जाती है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट यानी 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया था, देखिए, कहेंगे, to counter the Supreme Court verdict in Goloknath case, the Parliament passed 24th Constitutional Amendment Act 1970, which amended Article 13 and Article 368। ठीक है, इसमें क्या किया, 24वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368, दोनों में बदलाव किया गया। और इसमें क्या बदलाव था कि जो आर्टिकल 13 है, उसका 368 से कोई संबंध नहीं है। यानी कि आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो नहीं आएगा। और आर्टिकल 368 है, वो 13 से उसका कोई संबंध नहीं, इन दोनों में बदलाव कर दिया गया। यानी कि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए, it declared that the Parliament can take away or abridge any of the fundamental rights through a Constitutional Amendment Act under Article 368, and such act will not be considered a law under meaning of the Article 360। और इसमें क्या कहा गया था, पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट आपकी ले सकती है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपकी खत्म कर सकती है। ठीक, आर्टिकल 368 के तहत, ये वर्ड जो है ना, आर्टिकल 368, ठीक है, इसके तहत पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी आपके फंडामेंटल राइट खत्म कर सकती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक, ऊपर हम लोगों ने देखा था
कि गोरखनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ माना जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, संविधान संशोधन कर दिया और उसमें ये लिख दिया कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या होता है, फिर सरकार कई सारे बदलाव करने लगती है। उससे क्या, उसके बाद क्या होता है, फिर एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती के नाम से, जो 1973 में जो केरल के एक मठ में एक वहाँ के एक पुजारी थे। ठीक है, ये उनका केस था ये, तो उनका केस जाता है। ठीक, तो देखिए उसमें सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल देखिए, in this case the supreme court upheld the validity of 24th constitutional amendment act and stated that the parliament can take away or abridge any of the fundamental right। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसकी बात को हम मानते हैं कि पार्लियामेंट कोई फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है, उसमें बदलाव ला सकता है। लेकिन उसमें कुछ नई बात सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दी। कौन सी नई बात है, चलिए आइए जानते हैं। ठीक है, however it laid down a new doctrine of the basic structure of the constitution, according to which the constituent power of parliament on article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। इसमें क्या नई बात जोड़ी कि बेसिक स्ट्रक्चर की नई बात जोड़ी, यानी कि जो संविधान की जो मूल संरचना है उसकी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी। उसमें क्या कहा कि जो संविधान का जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको बदलाव नहीं कर सकते। आप चाहें तो संविधान का कोई भी चीज तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, नई चीजें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल से खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, अगर वहां पे अगर आप चेंज कर रहे हैं, वहां पर अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, चाहे आप संविधान संशोधन करके ही क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात जोड़ दी बेसिक स्ट्रक्चर के तहत, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट को चेंज करना है, चेंज करिए, बिल्कुल चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। फिर जो पार्लियामेंट है, फिर वो सदमे में आ जाती है कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, कैसे इन्होंने कर दिया कि हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए फिर वो 42वां संविधान संशोधन लाती है। जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय जो सबसे, जिसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, तो वो संशोधन लाती है। और इसके तहत क्या कहती है, एज ए रिएक्शन टू द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर द पार्लियामेंट इनेक्टेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के जो जवाब में पार्लियामेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, और उसमें इन्होंने क्या कहा, इट अमेंडेड आर्टिकल 368 टू डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि क्या कहा इसमें, आर्टिकल 368 को अमेंड किया और इसमें लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास बहुत कोई लिमिटेशन नहीं है, पार्लियामेंट के पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी पार्लियामेंट जो चाहे वो बदलाव कर सकती है। ठीक है, देखिए, नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग द कंट्रोवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी क्या, पार्लियामेंट चाहे वो बदलाव कर सकती है और कोई भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट में, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही क्यों ना बदलाव किया गया है। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट ही खत्म किया जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है। ठीक, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में, और ये किसका जवाब दिया गया था, केशवानंद भारती का, जो में जो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, ये उसका जवाब था। यानी कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट के किसी भी कानून पर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उस पर भी आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास किसी भी तरह का, पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी तरह कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी चीज का लिमिटेशन नहीं है। और जो भी वो कानून बनाएगी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे, उसके ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा फंडामेंटल राइट के वोलेशन को लेकर। ठीक है, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि भाई ये देखो पार्लियामेंट सरकार क्या कर रही है, सरकार तो तानाशाही कर रही है, जो मन करे उसको वो किए जा रही है। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और मिनर्वा मिल्स जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट देती है। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। देखिए, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेड द above provision of the 42nd constitutional amendment act of 1976 on the ground that it excluded judicial review which is a basic feature of the constitution। ठीक है, अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, फिर से जो केशवानंद भारती केस में जो भी बात कही गई थी, फिर से उसको दोहराती है, और कहती है कि देखिए जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जो आप कह रही हैं कि कोर्ट में आप इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हमारे ऊपर कि आपने फंडामेंटल राइट ले लिया, ये हमारा जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, और ये क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, और आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, आप इसको खत्म नहीं कर सकती संविधान संशोधन करके। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई थी कि
कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन पे। ठीक, उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट फिर से चैलेंज कर सकती है अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेट कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, अगर आप उसको वोलेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, और जो कोई भी अगर कानून बना रहे हैं तो उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है। फिर बमन राव का केस आता है। फिर बमन राव के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्लियर करती है और उसको अप्लाई करती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आफ्टर द, यानी कि अगर किसी भी तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973, उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि क्या वो फंडामेंटल राइट का वोलेट तो नहीं करा। उसके पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बाद जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जो भी संविधान संशोधन होंगे, जो भी कानून बनेगा, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पहले आपने क्या किया चलो छोड़ दो, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आज के डेट के बाद केशवानंद भारती का जो जजमेंट था 24 अप्रैल 1973, उसके बाद जो भी कानून बनेगा, जो भी संविधान संशोधन होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर आप फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक। चलिए, अब देखिए कौन कौन सा जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगा। ठीक है, पार्लियामेंट अपने मन मर्जी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ नया चीज नहीं जोड़ सकता है, इसलिए क्या है, सुप्रीमेसी किसका रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी का नेचर क्या रहेगा, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर रहेगा। ठीक है। अब देखिए जब ये सारे जजमेंट आ रहे थे तो पार्लियामेंट ने, सरकार ने पूछा कि ठीक है, जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर का रट लगाए हुए हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, आप हमको एक बार ही बता दीजिए, ताकि हम समझ ध्यान रखेंगे कोई भी कानून बनाते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक। अभी फिलहाल आप समझ गए ना कि बेसिक स्ट्रक्चर्स आप वॉलेट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर हम वॉलेट नहीं करेंगे, लेकिन बताइए तो भाई कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी आप मान के चलो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर आप आइएगा कुछ मुद्दा हो करके, फिर आपको बताएंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो एस आर बोमई का केस है उसमें सेकुलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे मतलब संविधान में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ये केस बाई केस डेवलप हुआ है। चलिए देखेंगे। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलर कैरेक्टर है वो भी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यानी कि जो भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनका पावर का सेपरेशन होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल को आप कहें कि भाई हम सब संविधान को हटाते हैं और ये संविधान नहीं रहेगा। ठीक। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये क्या फेडरल कैरेक्टर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट, यानी कि जो कल्याणकारी राज है वो हमारा देश का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के बीच में दोनों में क्या है, एक हार्मनी है, सामंजस्य, संतुलन बना के आपको रखना है। यह नहीं कि आप ज्यादातर फंडामेंटल राइट को ही महत्व दे रहे हैं और आप लोगों का कल्याण, यानी कि समाज का कल्याण आप करना ही भूल जा रहे हैं। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह से वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की जाती है, यानी कि जो भी गरीब दबे कुचले लोग हैं ना, उनके कल्याण की बात की जाती है। एक तरह से समाजवादी सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात की जाती है। इसलिए आपको फंडामेंटल राइट का तो ध्यान देना ही देना है, यानी कि इंडिविजुअल की बात की जा रही है, इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप एज ए सोसाइटी की भी डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी उसका भी बात, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब क्या है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें इनमें से ऑप्शन में दिया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ एक ऐसा वर्ड होगा जो नहीं होगा, उनमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा। ठीक। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा केस, जैसे मिनरवा मिल्स केस है, ये कब हुआ था, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। या फिर आपको केस दे दिया जाएगा, उसको अरेंज करने के लिए भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब जो चार पांच केस है ना, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और इनको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा केस कब हुआ था, कौन सा केस का जजमेंट कब आया था। इसलिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं। ठीक है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक।
चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।